नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, देश के कर्मचारी कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, उस कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं। देश की जो विकास की रफ्तार है, जो कि केंद्र सरकार का सपना है 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, विकसित भारत का सपना। तो विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है, चाहे आप कह लें, चाहे अभी अभी जो ताजा तरीन उदाहरण है चिनाब नदी पर जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है वो कह लें, या फिर देश भर में पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसको गति देने वाला ये विभाग है जहां पर मैं बैठा हूं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के दफ्तर में। और उस विभाग के मुखिया यानी मैनेजिंग डायरेक्टर सर PR जयशंकर सर हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार। नमस्कार चंदन जी। सर, जिस तरह से भारत सरकार की मतलब कह लीजिए कि एक महत्वाकांक्षी योजना है कि 2047 तक उन्होंने सोचा है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर बार बार जिक्र करते हैं अपने भाषणों में, 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और वो विकसित भारत बनाने के पीछे जो पुश देते हैं वो आप देते हैं। तब आपको भी लगेगा व्यूअर्स कि आखिर वो पुश सर कैसे देते हैं, क्योंकि देखिए ये जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है, ये कंपनी है, ये देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जो फाइनेंस की जरूरत होती है, जो संसाधन की जरूरत होती है, फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत होती है, वो ये सरकारी कंपनी है जो कि मुहैया कराती है। सर, तो इस बजट में जिस तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स और जिस तरह से आप काम भी करते हैं कई सारे, जैसे अभी जेवर वाला एयरपोर्ट है ना, इसको लेकर जो है आपने उसमें भी आपकी भूमिका रही है उस प्रोजेक्ट। जिस तरह से बजट में इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, इस तरह के कई एयरपोर्ट्स हैं, इसमें आप कैसे देखते हैं बजट को? अभी जो 2025 की जो बजट है, इट्स अ फॉरवर्ड थिंकिंग बजट एंड ये एक्चुअली 2047 विकसित भारत की जो विजन है उसको देखते हुए ये बजट मुझे लगता है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पुश है वो दिया गया है। और देखा जाए तो द इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट एरियाज, अभी आप देखिए 1 लाख करोड़ फॉर अर्बन चैलेंज फंड, 25% ऑफ इट इन बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। उड़ान के जो डेस्टिनेशन है उसको बढ़ाएंगे, रेलवेज में लॉट ऑफ एम्फोसिस हैज बीन गिवन। अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, IITs और IITs के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट हैज उनको बढ़ाना, अपग्रेड करना है जी। अपग्रेड करने के लिए एक एलोकेशन दिया गया है। लुक एट, आई मीन वी कैन आल्सो से दैट एनर्जी में बहुत सारा एलोकेशंस, आई मीन दैट हैज बीन अप्रोप्रिएटली एलोकेटेड। न्यूक्लियर एनर्जी, उसके लिए वी हैव सीन द एलोकेशंस इंक्रीज। Agricultural sectors, so many measures have been given for agriculture, improving the agriculture sector. And we are also seeing a big push in this budget for public-private partnership. आप देखिए हमारे जो सरकार national infrastructure pipeline has been put in place. बहुत कम बोला जाता है इसके बारे में, बट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पुटिंग इन प्लेस इन वन एरिया, ब्रिंगिंग इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, आई थिंक इट इज अ यूनिक एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है सर? एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन is a in the website of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. You can see the list of projects. The list of projects is I'm numbering around 11,000. Across the country. Across the country. Ongoing, completed different stages में जो है. But all have been put in one place and monitoring is happening in a different place. We have the Gati Shakti, we have the National Monetization Plan. Like Trimurti, we have the 3 big pillars. This is a very unique exercise in the world, क्योंकि the number of projects which are going on and the number of public-private initiatives in these projects, which is almost about 20-25%, puts India's exercise as perhaps the most unique and largest exercise in the world.
So this is something I think which is very, very unique to our system, which has happened only in the last 6 years by this government. It is a very, very unique thought, and this kind of a system will enable us to move systemically. एंड एक सिस्टमिक अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टमिक अप्रोच से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जीक्यूशन करते हैं तो प्रोजेक्ट डिलेज नहीं होती है. वी हैव बेटर मॉनिटरिंग, वी कैन फाइनेंस बेटर. So many good things, so many positive things can happen very nicely, and the outcome of all these things will be faster completion of the projects and projects yielding better to the economic growth. This is what I meant when I say the potentials are there for us to even achieve these targets much earlier than 2047. And 2047 we could achieve a much bigger target. Yes. So this budget is perhaps a very, very forward thinking, and that is why I felt that Honorable Finance Minister and the vision of the Honorable Prime Minister has been quite supportive, and the nation is perhaps being witnessed as one that is on the rise now by the entire participants in the world. And we can see that this is backed by a very, very strong leadership with a very focused approach towards inclusivity, towards and having a very, very robust banking sector, and with very good partnership and international collaborations. I think this is what any developing country needs to have in order to achieve the developed status, and we are going in the right direction. तो सर, आप जिस तरह से बजट की इतनी तारीफ करो, बजट में कह रहे हैं कि इतना सब कुछ है, तो ऐसे हालत में मतलब आपका जो IIFCL, क्योंकि उसी पर सबसे ज्यादा भार आने वाला है, यानी उस पर जिम्मेदारी ज्यादा आने वाली है, वो कितना तैयार है इन सब प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए? इन जो 2047 का विजन है उसको हासिल करने के लिए IIFCL कितना तैयार है उसके लिए? मतलब आपके ऊपर लगता है और जिम्मेदारी आने वाली है? वैसे तो जिम्मेदारी तो बहुत है हमारे ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए जी. और ये बजट 25 जो है, जैसे पिछले 8-9 बजट्स थे जी, उसी लेवल पे ये बजट भी एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर की पुश बहुत दिया है जी. और जब बात आती है विकसित भारत की 2047 तक जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक एरिया है जो हमारे जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है. वैसे बहुत सारे स्टडीज हैं, ये प्रूव भी किया गया है कि 1 रुपए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाए जी, तो जीडीपी विल इंक्रीज बाय 2.5 और 3.5 रुपीज. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी बात बताइए. इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम 1 रुपए खर्च करती है सरकार, तो जीडीपी जो है 2.5 मतलब विल इंक्रीज बाय 2.5%, 250 to 300% उसमें बढ़त होती है, ग्रोथ होता है जी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसंट्रेट करना देश के लिए बहुत जरूरी है. और विकसित भारत के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है, अभी इमीडिएट लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. विकसित भारत की लक्ष्य जो बता रहे हैं 2047 तक हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे. मुझे लगता है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की पुश और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी रेगुलेशंस और जो भी कंड्यूसिव रेगुलेशंस जो बोलते हैं, जो सपोर्ट करने के लिए जी सर, अभी तक जो गवर्नमेंट पुश देते आ रही है, वैसा अगर होता रहा तो 30 ट्रिलियन की बात क्या है, 50 ट्रिलियन भी हम रीच कर सकते हैं. मतलब आप कह रहे हैं सर, जो सरकार ने 30 ट्रिलियन का सपना देखा है, जो सोच रहे उसको टारगेट लेकर चलिए, उससे हम कहीं ज्यादा मतलब हम हासिल कर सकते हैं ज्यादा कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश करें तो 2047 की बात छोड़िए, वी कैन गेट इट अर्लियर ऑल्सो.
तो सर 5 ट्रिलियन के बारे में आप कैसा लग रहा है, वो कब हो जाएगा सर? 5 ट्रिलियन तो हमारे जीडीपी इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड with the kind of growth rate that we have and the kind of push we are having for the infrastructure is one area. आप देखिए airports, ports or railways, these are major transportation networks. They help in increasing not only the connectivity and movements of passenger but also trade. Better airport means better trade, better cargo, better connectivity and better handling of cargo in the ports and all that. Yes, sir. Road connectivity अगर अच्छा हो जाए तो again it becomes easier for making transportation very simpler, and the economy will get a boost by all these connectivities. At the same time, if you look at power, अभी आप इंडस्ट्रीज चलाना चाहते हैं तो पावर की जरूरत है. Now we are relying more on thermal power so far. Yes, sir. अभी लास्ट 10 years में अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल पहले हमारे रिन्यूएबल एनर्जी की जो शेयर थी एनर्जी मिक्स में, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी. अभी रिन्यूएबल एनर्जी की जो शेयर है, इट इज 175 gigawatts, which is almost 35% of the total energy mix in the country. Yes, sir. So you can see the kind of push we have given for renewable energy, reduction of carbon emissions, responsible energy utilization. ये सब बहुत we have given a lot of focus on these areas, and at the same time energy की इंस्टॉल कैपेसिटी जो रही है हमारी कंट्री में, इट वाज अबाउट जस्ट अबाउट 200 gigawatts about 10 years ago. Yes, Today it has touched 500 gigawatts. It is more than 500 gigawatts. 200 से जो है 10 साल में जितना बड़ी है, it is much more than what it was 10 years 40 years ago. 30-40 years. That means your energy install capacity has increased like anything. And our targets are also very, very laudable targets and very, very achievable targets, considering the kind of push that is being given by the government for infrastructure. Look at the new areas like metros. Pehle Delhi Metro was the only one which was trained. Now we have 24 metros. Take the case of new trains. 100 new Vande Bharat trains have come. Then we are also having FDIs in the railway sector and so many other sectors. We are also seeing great number of FIIs, that is foreign institutional investors, coming in, investing in the projects which have been completed. 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ था, सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रही थी. ऑफ कोर्स पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही थी, पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट फंडिंग के सपोर्ट से बन रही थी. पर now the public private partnership initiatives have become a very, very important aspect of infrastructure financing. And public private partnership की जो concession platforms है, जो public authority जो actually regulate करती है, those platforms are being made very, very robust. This is the main reason why we are getting good projects completed, and completed projects की जो share है total infrastructure projects की अभी हमारे economy में, it is more than 40%. 40%. So we have 40% completed projects. Completed projects में the foreign investors, the private domestic investors, their interest have increased like anything. So they are all focused and they are all investing in these projects. And this is creating a good liquidity in the infrastructure economy system. So we are seeing number of things happening, and this liquidity combined with a very good upsurge in various other sectors. पहले सिर्फ roads की बात होती थी,
अभी रोड से, अभी एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रोज हो गए, मेट्रोस, ट्रेन, पोर्ट्स, then we are having social infrastructure. सर तो जैसे इसमें तो आप जिस तरह गिना रहे हैं, इसमें तो ये जो अमरनाथ जी वाला जो टनल है, जो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सर। बिल्कुल, आप बॉर्डर एरियाज देखिए, वी नीड टू स्टिमुलेट एंड एनर्जाइज द बॉर्डर एरियाज, क्योंकि उनके इकोनॉमीज अगर अच्छा हो जाती है, हमारे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगी। सो वी आर हैविंग मेनी टनल्स, श्रीनगर, बनिहाल, अमरनाथ टनल्स. The tunnel projects are also, they are very, very difficult projects, but today India has the best of the technology. We are second to none. We are second to none. We have the best of the technologies, and हमारे जो developers हैं, they are perhaps second to none in the world. They are almost second to none in the world. They have the best technologies and the best skill sets to do any type of project. China has done a number of marquee projects to mark their infrastructure growth. We are catching up soon in the technology front. But as far as the potential is concerned, we have a greater potential in India to kind of even surpass that kind of ग्रोथ। आप सर ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह का पोटेंशियल हमारे पास है, और जिस तरह से इंडिया जो है, भारत जो अद्वितीय है एक तरह से जिस तरह के टेक्नोलॉजी के मामले में, तो चाइना को भी, जो आप कह रहे हैं चाइना को भी बहुत जल्दी क्या पीछे छोड़ देंगे हम? हमारे जो 2047 की जो बात है, विकसित भारत की जो लक्ष्य है, वो तो हम हासिल करके ही रहेंगे। जितना जल्दी वो करेंगे वो बेटर है, बिकॉज आई फील द काइंड ऑफ स्किल सेट्स दैट वी हैव एंड द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल acumen that our developers as well as the entire environment possesses, infrastructure environment possesses, we can definitely do a lot of things to push the environment. And like I said, every rupee spent in infrastructure is only going to multiplier effect hota hai, multiplier effect for the economic growth. And if we are spending that much in the infrastructure, definitely the infrastructure economy also is going to push the entire holistic Indian economy towards that goal of Viksit Bharat. So wo to hum we can always do, and the kind of potentials that we have, what I feel personally is we can achieve it much faster, and we can achieve much larger objectives also. तो सर मैं चूंकि एक आम आदमी की भाषा में अगर आपसे समझना चाहूँ तो यानी कि IIFCL जो है, क्या जो सरकार की, मतलब जो सरकार का सपना है, जो सरकार का विजन है 2047 तक, वो आप कह रहे हैं कि हम वो तो बहुत पहले हासिल कर सकते हैं, और 30 से हम क्या 40-50 तक भी जा सकते हैं, जिस तरह से हमारी रफ्तार है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो क्या IIFCL, चूंकि यही जो है देश के विकास की रफ्तार को गति देता है, फाइनेंस पीछे से, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो अगर वहां पे पैसे कमी होती है, ये वो महकमा है जो पीछे से पैसे के साथ कुछ करता है और सारे प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं। जिसमें कि हमने आपको सर से बात भी कराई, अमरनाथ प्रोजेक्ट जो कि एक श्रद्धा का भी केंद्र है, और उससे यात्रियों को बड़ा आराम और सहूलियत होगी, क्यों सर, है ना? तो ये अमरनाथ, तो सर क्या जो विजन है उसको लेने के लिए, मतलब उसको आप कंधा देने के लिए, मतलब आप कितना, आपका जो महकमा, आपका जो डिपार्टमेंट, आपका जो कंपनी है, ये कितना तैयार है, कितना कॉन्फिडेंट है? हम तो कॉन्फिडेंट है ही। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टेड इन दिस कंट्री इन 2004-2005, एंड जैसा जर्नी रहा है वो बहुत ही परिवर्तनशील यात्रा रही है, और IIFCL की भी भागदौड़ उतना ही रही है जहाँ द एंटायर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जर्नी रही है। और जैसे प्रोजेक्ट्स बनते गए हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स बनते गए, IIFCL की मेन लक्ष्य ये था कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाए, और उन दिनों में लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात नहीं होती थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस मेंट
it is only about 10 years, 15 years. और पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स ही थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस दे सकते थे उन दिनों में. इसीलिए IIFCL की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी फॉर मेनली मेकिंग अवेलेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो उसके कंटेक्स्ट में IIFCL हैज कम आउट विथ सो मेनी इनोवेटिव financial instruments, takeout finance, credit enhancement. Then we had, we are now going for bond financing, InvIT financing. We came out with the subordinate debt, which is a quasi-equity product. बहुत सारे products, नए products इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के लिए हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है और सब अभी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स बन के. मतलब आप जरूरत के हिसाब से जो उस तरह से आप एक प्लान बनाते हैं. बिल्कुल, जरूरत की जिस तरह से किस स्टेज पे किसको किस चीज की जरूरत है उस हिसाब से एक प्लान बना के जो आप सपोर्ट करते हैं. और मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो पोटेंशियल थे, वी हैव आल्सो टैप्ड देम. एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, JICA, the Japanese Bank for Construction, then the European Investment Bank. बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो 25 years, 20 years, 25 years, 30 year funds भी देते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है. सो वी हैव टाइड अप विथ मेनी ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस and we have brought in a number of new instruments into the market. एंड सब एक्चुअली मिलके एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस की एक सिस्टम एक एनेबल हुआ है. IIFCL has been very very instrumental in putting that system together. सर उसको अगर हम ऐसे समझे, अगर एक आम आदमी समझे तो देश के इस विकास में मतलब IIFCL का क्या रोल रहता है? IIFCL का मतलब कैसे IIFCL किस तरह से लोगों को फाइनेंशियल जो सपोर्ट कहते हैं वो कैसे मुहैया कराता है? क्या कोई आम आदमी भी आके ले सकता है या फिर ये एक मतलब ये बड़े लेवल पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो सरकार के लेवल पे हो जाता है? नहीं, IIFCL सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की स्तर पे लोन देती है. और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पब्लिक गुड्स हैं. जैसे एयरपोर्ट्स अभी बनी है तो बस अभी पीढ़ियां तक ये चलेगी. रेलवे स्टेशन कई जनरेशन आगे तक चलेंगे. यानी कि राष्ट्र के विकास में जो राष्ट्र के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उसके लिए मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, फिर उनको अगर जरूरत होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस की तो वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ एवेल्युएट करके कि ये कंपनी उस तरह से डिजर्व करती है नहीं करती है, फिर जाकर यानी कि सरकार के तरफ से आप एक सरकार के फंड के कस्टोडियन है इस तरह के फंड. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर आप उसको ग्रांट करते हैं फाइनेंशियल से. एब्सोल्युटली, है ना सर? तो सर जिस तरह से हम अभी पढ़ रहे थे आपके बारे में भी, तो जो पिछले समय से आपने जो है आपके बारे में काफी मतलब ये बताया कि आपने एक टर्न अराउंड लाया इस ऑर्गेनाइजेशन में. ये एक्चुअली फ्रॉम लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट. लॉस मेकिंग जरूर थी. अब 2020 में 2019 टू 2020 अगर देखा जाए तो तब तो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी ये. But that time it was actually the NPAs in the entire banking sector also was very high. हमारे भी NPAs बहुत ज़्यादा थे. NPAs were almost 25%, 20-25%. And अभी 4 साल, 4.5 साल में जो हमारी जर्नी रही है was mainly to build the internal systems and ensure market responsiveness. मार्केट की जो मांग है उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, दैट वाज द मेजर फोकस. एंड उसमें न्यू प्रोडक्ट्स, स्पीडियर डिलीवरी. जो पहले एक लोन अगर अप्लाई करते थे तो इट यूज्ड टू टेक 6 months टू गिव द लोन. 6 महीने लगते थे लोन. 6 महीने तक लेते थे. We have now reduced that 6 months to almost 45 days, 45 days. We have even given it in within 1 month also in some projects. But then normally 45 days to 2 months is a normal time. Not that वो तो normal है because project की जो every infrastructure project has to have land acquisition, then approvals,
then you have the approvals can range up to 350 to 400 approvals from different public authorities, and if it's interministerial then it would be more. So all Okay, those things yeah. are there, little complications are there in the मतलब उन जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसको आपने सिंप्लीफाई करते हुए हमने हमारे फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को सिंप्लीफाई करके एट द सेम टाइम हमने एक अच्छा सा एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ड्यू डिलिजेंस सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड हमारे जो गवर्नेंस पैटर्न है उसको भी बहुत स्ट्रेंथन किया हुआ है। और इन एडिशन टू दैट ये 3 टायर अप्रेजल भी हमारे अच्छा होती है, so that you know there checks and balances are there in every। अच्छा कि कंपनी जो काम कैसे कर रही है, हाँ, क्या हो रहा है। and plus early warning signal systems एक डाल दिया है। Then we have used digitization to a great extent to extract data, and we also have a number of external support systems like the independent engineers and many other the chartered accountants who also help us to monitor the project from outside. So many other such mechanisms are also there, and more importantly coordinated system. हमारा जो financing है हम consortium of banks or consortium of lenders के साथ हम जाते हैं. So coordination with all the other lenders also we have strengthened, and coordination with various concession authorities. अभी concession authorities in different sectors are different. Like road sector में National Highway Authority है और state लेवल में स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, एयरपोर्ट्स में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और सारे एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं. देन पोर्ट सेक्टर में ऑल द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर देयर एंड सेंट्रल शिपिंग मिनिस्ट्री इज देयर. सो वी हैव स्ट्रेंथन्ड द कोऑर्डिनेशन विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वी आर फॉर दैट वी आर हैविंग अ सेपरेट सब्सिडियरी कंपनी व्हिच एक्चुअली coordinates with all the other governments and private bodies, so that information flow and the exchange of the information between agencies is very, very prompt, and it's seamless. So that is very important. And at the same time, हमारे जो internal human resources में we have put in more skills. We have brought in a lot of verticals, specializations we have put in. अभी हमारे company is the only company in India which actually can look at almost all the sectors. We have financed almost 21 subsectors in India. अच्छा 21 subsectors. 21 subsectors. So earlier सिर्फ 2 subsectors थे, सिर्फ रोड और एनर्जी हम फाइनेंस करते थे. अभी एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मेट्रोज, बहुत सारे अर्बन इंफ्रा, पावर प्लांट्स. पावर में we have also financed waste to energy, solar, wind. दोनों कई सारे वो हो गए, बहुत सारे अभी सेक्टर. तो सर ऐसे कोई 4-5 जो बड़े प्रोजेक्ट हों जो लोगों के ध्यान में आते हों जिसपे कि IIFCL का रोल रहा हो? वैसे तो in the recent times हम we are more concentrating as soon as we get a BOT project. BOT projects build, operate and transfer projects होती है. We are probably the first line of financing goes towards BOT. उसके बाद HAM आती है, hybrid annuity model. उसके बाद हमारे annuity projects आती है. And BOT projects are the most challenging financing. So we have done almost 100% of all the BOT projects in India so far. Okay. Recent times जो गंगा एक्सप्रेसवे है, अच्छा गंगा एक्सप्रेस सारा स्ट्रेच हमने फाइनेंस किया हुआ है. अच्छा अभी महाराष्ट्र में इंफॉर्मेशन एक्सप्रेसवे बॉम्बे टू नागपुर वो तो हमने किया हुआ है, और बहुत सारे और भी जेवर एयरपोर्ट, बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे थे, जेवर एयरपोर्ट यहाँ यूपी में अगेन जेवर एयरपोर्ट इज वन, गोवा एयरपोर्ट वी फाइनेंस, विशाखापट्टनम में हम वी आर लीडिंग द विशाखापट्टनम एयरपोर्ट फाइनेंसिंग. Then in the south we have done almost all the roads and powers and lot of wind projects in Tamil Nadu. Amarnath ji tunnel more important. and Srinagar Banihal and Amarnath tunnel, वहाँ भी हम हमारे योगदान रहा. ये श्रीनगर बनिहाल का टनल सर वो जो कि रेलवे लाइन के लिए जो वो? Yes. हाँ अच्छा yes. वो यानी कि उसमें आपका रहा है रोल फिर तो? Yes.
रोडवेज इन द रोड सेक्टर, वो रोड का जो डाइवर्शन है, ए बाईपास विच गोज फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू टू श्रीनगर, so that one, and all the other road projects which are actually coming in difficult areas, हम पहला हमारा ये फाइनेंसिंग होता है। मतलब ये एक कोशिश थी आपको बताने की कैसे देश के अहम प्रोजेक्ट्स में IIFCL अपनी भूमिका, अपना रोल प्ले करता है, उन सब प्रोजेक्ट्स में जो कि आप एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कि आने वाले कई समय तक जो है उनको याद किया जाएगा, देखा जाएगा। तो इसलिए, और इसका क्रेडिट मतलब इसलिए आपको दिया जाता है कि आपने अपने कार्यकाल में जो थोड़ा जो लॉस मेकिंग था उसको इस तरह से, और शायद यही कारण है कि आप इतने जोश में, उत्साह में हैं कि जो 2047 का लक्ष्य है 30 ट्रिलियन का, वो आप उससे ज्यादा भी जा सकते हैं और उसको बहुत पहले भी हासिल कर सकते हैं। पिछले 5 साल में हमारे NPAs 20-25% से घटे हैं, बिलो 1%। हमारे प्रॉफिट्स जो हम लॉस मेकिंग थे 2020 में, अभी तो हम 2000 से ज़्यादा ही हमारा प्रॉफिट्स हैं पर ईयर। नाउ हमारे नेटवर्थ था अराउंड 9,500 crores अप्रॉक्सीमेटली ड्यूरिंग 2019। हमने 5,000 से ज़्यादा ही हमने ऐड किया है इंटरनल एक्रूल्स के द्वारा। अभी हमारे नेटवर्थ बन गया है 15,500 crores, 15,500 crores। एंड इन एडिशन टू दिस, हमारे जो क्वालिटी ऑफ एसेट्स हैं, क्वालिटी में हमारे वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एनीवेयर, रादर हमारे AA, AAA रेटेड एसेट्स जो थे 2019 में, it was around 25% to 30% of my entire portfolio. They were rated AA, AAA. That proportion of AA, AAA assets today is 92%, which means my quality of my asset portfolio has increased tremendously in this. So my balance sheet has become very strong, robust, and therefore we are in a very good position to even access external commercial borrowings and still, further reduce our cost of funds and serve the interest of the infrastructure sector better. Average age group is around 35 to 36, so it is fully, very youthful, and at the potential and the skill sets जो हमारे संस्था में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए यूनिक है, एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत ही द पोटेंशियल इज फैंटास्टिक। एंड इसके अलावा हमारे जो स्टाफ एंड ऑफिसर्स एंड ऑल द स्पेशलिस्ट जो हमारे संस्था में हैं, उनकी जो जोश और उमंग और उत्साह ऐसा है कि वी हैव टू go faster and we have to achieve much more than this. So that itself is, in this youthful atmosphere, it pushes everyone like us. तो ये थी हमारी खास बातचीत। देश में जो विकास का जो संकल्प है भारत सरकार का 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के पीछे उस विभाग के सरकारी कर्मी, तो देखिए ये किस तरह से सरकारी कर्मचारियों का योगदान होता है, सरकार का जो विजन होता है, सपना होता है, उसको जमीन पर उतारने के लिए उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रही जो सरकार का संगठन है IIFCL, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री PR जयशंकर सर से, जिन्होंने कि बताया कि जो सरकार का लक्ष्य है वो हम 30 ट्रिलियन, तो हम क्या 50-60 तक भी जा सकते हैं जिस तरह की रफ्तार अभी चल रही है, और वो हम उससे पहले, वक्त से पहले जो टारगेट है उससे पहले हम हासिल कर सकें। तो ऐसा तो हर एक भारतवासी चाहेगा कि ये देश जो है 30 ट्रिलियन से कई गुना आगे बढ़े और वक्त से पहले, मतलब जितनी जल्दी हो कामयाबी का झंडा गाड़े। तो हम भी सर से को शुभकामना देते हैं कि ऐसा जो है ये सफलता बहुत जल्द मिले, और हम और आगे कुछ ऐसा अपडेट आता है, कुछ और इसमें डेवलपमेंट होता है तो हम आपको चर्चा में जोड़ते रहेंगे सर, और आगे भी बात करते रहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। थैंक यू सर। थैंक यू चंद्र जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।